हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 4 जिसका नाम है बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक या जिस अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं ये आपका केवल कक्षा 9वीं के लिए यूज नहीं होने वाला है, ये आपको कक्षा 10वीं में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप जब कक्षा 10वीं में अध्याय 1 का शुरुआत करेंगे तो अध्याय 1 में ही आपको मिलने वाला है क्या, बहुपद। तो यदि आप कक्षा 9वीं में बहुपद को अच्छे से समझ जाएंगे तो कक्षा 10वीं में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद में आपको देखने को मिलेगा चर राशियां और अचर राशियां। इसमें न ही केवल आपको चर राशियां मिलेगा और न ही केवल अचर राशियां मिलेगा, इसमें आपको चर और अचर दोनों राशियों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद का परिभाषा में आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा उसको समझिए। ऐसे पद, ध्यान से समझिएगा, ऐसे पद जिसमें चर राशि का घात ऋणात्मक बटा या करनी के रूप में ना हो। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे पद जिसमें चर राशि का घात ऋणात्मक बटा या करनी के रूप में ना हो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। ऐसे पद जिसमें चर राशि का घात, चर राशि मतलब समझ गया ना, x, y, z ये सब किसके अंतर्गत आता है, चर राशि। जिसका मान हमको पता नहीं होता है या जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसको हम कहते हैं चर राशि। तो ऐसे पद जिसमें चर राशि का घात ऋणात्मक, घात की बात हो रही है ना, बटा या करनी के रूप में ना हो, या करनी के रूप में ना हो, बहुपद कहलाता है। जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके पढ़ते हैं, बहुपद कहलाता है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि x का वर्ग धन 4 है, ये बहुपद है कि नहीं। तो आप ध्यान देंगे केवल चर राशि का, चर राशि का घात बटा में नहीं होना चाहिए, न ही ऋणात्मक होना चाहिए और न ही चर राशि में करनी लगा होना चाहिए। आपको केवल और किसको ध्यान देना है, चर राशि को। अचर राशि से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो बटा रहे, करनी रहे, ऋणात्मक रहे, धनात्मक रहे, आपको अचर राशि से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। आपको मतलब रहेगा कि केवल चर राशि से। अब चर राशि को ध्यान देंगे और उसमें ऋणात्मक या बटा या करनी लगा है कि नहीं उसको देखेंगे। जैसे ये दिया हुआ है तो आप देखते ही पता चल गया कि इसमें चर राशि का घात न ही ऋणात्मक है, न ही बटा है और न ही करनी लगा है, मतलब ये हमारा बहुपद है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ करनी x धन 2, तो हमने देखा कि इसमें x जो है चर राशि है और इसमें क्या लगा हुआ है, करनी। तो इसमें करनी लगा है मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देते हैं, x घात 2/3। तो घात 2/3 आया है, उसके बाद हम ले रहे मान लो क्या 4, तो x घात 2 बटा में आ गया ना, तो आप इसको भी कहेंगे ये बहुपद नहीं है। अब बटा की बात आ रहा है तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। x घात आपको मिल रहा है 4/2, धन में मिला है आपको मान लो 6। अब आपको बोला गया है कि घात कैसा होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बटा में दिखाई दे रहा है तो आप देखते ही डिसाइड कर लिए कि भाई यहाँ पर तो बटा में दिया हुआ है घात, चर राशि घात कैसा है, बटा में, मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है, ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन यदि बटा में दिया है उसको घटाने के बाद 2 × 2, 2 दूनी 4, इसको घटाने के बाद आपको यदि पूर्ण संख्या मिले तो इसको आप क्या कहेंगे, बहुपद है बोलेंगे। बटा में है तो उसको देखना कि वो कट रहा है कि नहीं, कट रहा है और कटने के बाद यदि पूर्णांक या पूर्ण संख्या मिल रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, ये दिया गया पद जो है बहुपद होगा। बटा को देखते ही डिसाइड मत कर लीजिए कि ये बहुपद नहीं है करके। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होगा। जितने भी बातें मैं कह रहा हूँ उन सबसे हमारा प्रश्नावली एक बनने वाला है, तो आप जितनी भी बातें मैं बताऊंगा उन सबको ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा कि दिए गए प्रश्नों में आपको चयन करना होगा कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो उसके लिए ये परिभाषा काम आने वाला है। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो यहीं पर हम देखते हैं बहुपद के प्रकार।
बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को आप दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। कैसे? एक तो पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो ये हो जाएगा पहला बहुपद के प्रकार में। पहला क्या हो जाएगा? पदों के आधार पर, पदों के आधार पर या पदों की संख्या पर, है ना। और दूसरा रहेगा घातांक या घात के आधार पर, घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर और घातों के आधार पर कैसा रहेगा उसको समझिए। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पदों के आधार पर, है ना। पदों के आधार पर दोनों पर लिख दीजिए, पर यहाँ पर भी लिख दीजिए पर। अब देखिए पदों के आधार पर हम क्या कहेंगे? कोई भी बहुपद जो दिया रहेगा, ये हम बहुपद नहीं है कर, ये नहीं है का हमारा उदाहरण है ना। अरे भी बहुपद नहीं है का उदाहरण है, पता चल रहा है। इसको बहुपद के एग्जाम्पल लिख दिए है और इसको हम लेके चल रहे हैं। तो इसको आप मिटा ही दीजिएगा क्योंकि पता चल रहा है आप इसको बहुपद है करके लिख दीजिए। चलिए भाई अब देखिए पदों के आधार पर हम कैसे देखेंगे कि बहुपद है या इसमें कितने पद है। तो पदों को अलग करने का काम दो चिन्ह करता है, एक हमारा प्लस और एक हमारा माइनस। जैसे कि हमको दे दिया है x का वर्ग धन 3 धन y। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पदों की संख्या कितना है? 1 2 3। पदों की संख्या कितना है? 1 2 और 3। तो आपको पद को अलग करके कौन देगा? प्लस या माइनस। या तो हम किसी को जब हम कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। तो ये पदों की संख्या 3 है ना, इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। मान लो हमको मिला है x का वर्ग धन केवल x, और दोनों का घात भी अलग होना चाहिए भाई। यदि घात अलग अलग है ना तो हम कहेंगे ये अलग अलग पद है। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना है? 2 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब केवल और केवल हमको मिल गया है y या y का वर्ग या कुछ भी, तो इसको हम कहेंगे एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। इस तरीके से आपको पदों के आधार पर बहुपद कैसे मिलेगा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पद को आप गिनेंगे 1 2 3। हाँ थोड़ा सा इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे x घात 3 दिया है और फिर से हमको x घात 3 दिया है, तो यहाँ पर 1 और 2 पद हो गए ऐसा मत सोचिएगा। घात अलग अलग होना चाहिए क्योंकि ये समान घात है। तो इसको हम जोड़कर क्या कह देंगे? 2x घात 3। अभी हम देख रहे हैं उसके हिसाब से क्या है? द्विपदी है। लेकिन एक्चुअल में 2 पद नहीं है, इसका घात समान है ना। तो समान घात वाले को आप अलग अलग पद नहीं कहेंगे, उसको केवल एक ही पद गिनेंगे क्योंकि ये जुड़ने के बाद या घटने के बाद हमको एक ही पद देगा। समान घात वाले हमको 2 अलग अलग पद नहीं देगा, हमको केवल एक ही पद देगा। तो समान घात वाले एक ही पद गिना जाएगा, न कि अलग अलग। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया पदों के आधार पर। अब दूसरा हमारा आएगा घातों के आधार पर या घटांक के आधार पर। घातों के आधार पर, अब घातों के आधार पर क्या होगा उसको देखिए। जैसे कि हमको केवल एक संख्या दिया है 4, केवल एक संख्या दिया है 4, इसमें कोई चर राशि नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अचर पद, अचर पद। और जैसे कि हमको केवल दिया हुआ है x, इसमें घात कितना है? 1 है। यदि घात 1 है तो इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद या इसको हम कहेंगे रैखिक पद। घात 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक। यदि हमको चर राशि दिया ही नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? अचर पद। और यदि घात 2 दिया है तो इसको हम कहेंगे द्विघाती, द्विघाती। और यदि घात 3 दिया है तो इसको हम कहेंगे त्रिघाती, त्रिघाती। और 4 घात दिया है तो 4 घाती कहेंगे, 5 घात दिया है तो पंचघाती कहेंगे। अब देखिए मान लो एक एक पद दिया था तो आपको इसको इसमें समझ में आएगा कि एक घाती द्विघाती है। मान लो हमको ऐसे दिया है x घात 3 धन x का वर्ग धन x धन 1। अब इसमें क्या है? ये कौन सा बहुपद है करके बोलेंगे तब आप सोचेंगे कि इसमें 3 को ले, 2 के ले कि 1 को ले। तो इस स्थिति में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि दिए गए बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है? तो सबसे बड़ा घात क्या दिखाई दे रहा है हमको? 3। तो इस बहुपद का अधिकतम घात जो रहेगा वही घात से इस बहुपद को जाना जाएगा। मतलब इसको हम क्या कहेंगे? त्रिघाती कहेंगे। क्या कहेंगे?
त्रिघाती बहुपद। इस तरीके से आपको घातों के आधार पर बहुपद को वर्गीकरण करना आ जाएगा। आपको इस आधार पर भी बहुपद बनाने के लिए आना चाहिए, इस आधार पर भी बहुपद बनाने के लिए आना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन हमको मिल गया और कौन सा बहुपद है, घात के आधार पे है या पद के आधार पे है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न वाली एक में इन्हीं के आधार पर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। ये तो हो गया बहुपद के प्रकार। अब अगला आपका टॉपिक जो मिलेगा वो रहेगा गुणांक। क्या मिलेगा हमारा? गुणांक। अब गुणांक मतलब होता है जो राशि गुणा कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? गुणा कर रहा होगा। अब बात यहाँ पर ये आएगा कि गुणांक किसका पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ x के साथ कौन आ रहा है हमारे पास? 4। मतलब हमको क्या दिया हुआ है? 4x। तो हमको पूछा जाएगा कि x का गुणांक क्या है। तो x के साथ कौन गुणा कर रहा है? x के साथ कौन गुणा कर रहा है? 4 गुणा कर रहा है। इसलिए इसको हम कहेंगे 4 को x का गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे? x का गुणांक क्या कहेंगे? 4 को x का गुणांक। या कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि x का वर्ग गुणांक कौन है। तो इस तरीके से हमको प्रश्न दिया जाए x का वर्ग के साथ 2 है और यहाँ पर केवल दिया हुआ है y और क्या दिया हुआ है? मान लो x। तो प्रश्न में पूछेंगे कि x के वर्ग गुणांक लिखिए। तो आप बाकी सबसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, आप जाएंगे सीधा x के वर्ग के साथ और x के वर्ग के साथ देखिए कौन है, कौन गुणा कर रहा है? तो 2 गुणा कर रहा है। तो x के वर्ग गुणांक कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या पूछा जाता मान लो x का गुणांक क्या है, तो आप जाते सीधा सीधा x के पास। अब आप देखेंगे x के साथ तो कोई है ही नहीं। अब कोई है ही नहीं तो आप सोचेंगे कि x गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। तो एक बात याद रखिएगा, चर राशि का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पर हम 1 लेकर चलेंगे। चर राशि का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या लेकर चलेंगे? 1 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं मतलब क्या होता है? 1। अधिकतर बच्चे यही गलतियां करते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। चर राशि गुणांक कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इस तरीके से इतने टॉपिक के आधार पर आपका पूरा प्रश्नावली एक बनने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। तो चलिए बच्चों, हमारे सामने में आ गया है अध्याय 4 के प्रश्नावली 401 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें बोला है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो आपको मैं परिभाषा बताने के टाइम साफ साफ बोला था कि हमारे इस अध्याय के प्रश्नों में पहला जो स्टार्ट होगा उसका पहला प्रश्न ही रहेगा कि कौन से प्रश्न हमारा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको परिभाषा के आधार पर समझ में आ जाएगा कि दिए गए पद जो है वो बहुपद है या नहीं। तो देखिए पहले वाले प्रश्न को हम देखते हैं। तो हमने देखा कि इसमें चर राशि, आपको केवल ध्यान देना है, किसको? चर राशि को ध्यान देना है। तो इसमें चर राशि जो है उसमें कहीं भी करणी या घात ऋणात्मक या बटा में है क्या? तो यहाँ पर तो कोई भी घात करणी या ऋणात्मक या बटा में दिखाई तो दे नहीं रहा है। मतलब ये जो पद है, ये जो व्यंजक है, ये हमारा बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह बहुपद है। और कारण में आप सीधा सीधा इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या? इसमें कोई भी चर राशि में घात ऋणात्मक करणी या बटा में नहीं है, अतः यह बहुपद है। तो आपको परिभाषा एक बार याद करना है, फिर वो सभी क्वेश्चंस के लिए लागू हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। तो इसमें भी हमको दिखाई दे रहा है कहीं भी करणी नहीं लगा है, नहीं कहीं पे चर राशि घात ऋणात्मक है और नहीं कहीं पे चर राशि का घात बटा में है। लेकिन आप देखकर ही डिसाइड नहीं करेंगे कि दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो z है वो नीचे में है, तो नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो आपको बताया था घातांक का नियम अध्याय 3, इसके जैसे पहले में हमने पढ़ा था ना, चर राशि जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसका घात क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। तो इसको देखते ही आप डिसाइड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? z धन 3 को हमने जो बताया लिखा, z को हम ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा z का घात ऋण 1। तो घात कैसा हो गया यहाँ पर? ऋणात्मक। और घात जब ऋणात्मक हुआ तो हमको लिखना है यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ये लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें देखने पर ही चर राशि में क्या लगा हुआ है? करणी लगा हुआ है। और चर राशि में करणी लगा है, मतलब सिंपल सी बात है हमारा बहुपद नहीं है। तो इसका हल सीधा सीधा एक ही लाइन में हो जाएगा, यह बहुपद
नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अब अगला हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं x का वर्ग धन 3/2 है, तो आपको अचर पद से कोई मतलब नहीं रखना है, ये बटा में हो, करनी हो, ऋणात्मक हो, कुछ भी हो, हमको इससे मतलब नहीं रखना है। हम देखेंगे चर राशि, यहाँ पर फिर करनी, ऋणात्मक या बटा कुछ दिखाई दे रहा है, घातांक में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यह बहुपद है, तो इसके हल में हम लिखेंगे यह बहुपद है। अब अगला चलते हैं, यहाँ पर देखिए बहुपद में हमको क्या दिया गया है, या इन पदों में क्या दिया गया है, अलग अलग चर राशि दिया गया है। तो अलग अलग चर राशि भी रहेगा तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, केवल घात देखिएगा कहीं भी ऋणात्मक है क्या, या कहीं करनी लगा है क्या, या कहीं भी घटा है क्या, कुछ भी नहीं है, बल्कि चर राशि अलग अलग है, लेकिन घात ऋणात्मक बटा या करने में नहीं दिया है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे यह बहुपद है, यह बहुपद है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि दिए गए पद या व्यंजक कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो हमको प्रश्न दिया है यह है हमारा प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में x के वर्ग का गुणांक लिखिए। हमको किसका गुणांक लिखना है, x के वर्ग का। तो आपको जितना भी प्रश्न दिया रहेगा उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे क्या दिया है आप उसको बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए, आप केवल और केवल ध्यान देंगे किसको, x के वर्ग को। तो x के वर्ग के साथ कौन रहेगा, वही होगा उसका गुणांक। गुणांक का परिभाषा आपको बता दिया गया है ना। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमने देखा x का वर्ग, अब देखते हैं तो यहाँ पर भी x का वर्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी x का वर्ग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि यार यहाँ पर तो दो x के वर्ग हैं, किसको चुने। तो आपको ये तो पता होगा ना कि भाई x का वर्ग और x का वर्ग अलग अलग पद नहीं है, वो एक ही पद है। तो एक ही पद कैसे होगा, तो हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए भाई इसका पहला एक लाइन हमारा क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 मिलाकर हो जाएगा 5x का वर्ग धन 3x धन 2। यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप बताएंगे x के वर्ग का गुणांक। नेक्स्ट टाइम में आप लिखेंगे x के वर्ग का गुणांक बराबर करके लिख दीजिए। अब देखिए तो भाई x के वर्ग के साथ कौन दिखाई दे रहा है, तो हमने देखा x के वर्ग के साथ कौन है, 5, मतलब इसका गुणांक क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x के वर्ग के साथ सीधा सीधा क्या दिखाई दे रहा है, 3, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे x के वर्ग का गुणांक। ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, 3। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको खाली स्थान में या सही विकल्प में या सही जोड़ी में लाओ सत्य असत्य के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए देंगे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको जैसे कि यही क्वेश्चन दे देंगे x के वर्ग गुणांक खाली स्थान है, या x के वर्ग गुणांक निम्न में से कौन है, या x के वर्ग गुणांक 3 है, सत्य या असत्य। इस तरीके से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। x के वर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो x के वर्ग के साथ कौन है, 5, लेकिन यदि उसके साथ ऋण चिन्ह है, यदि संख्या के साथ क्या है, ऋण चिन्ह है, तो आप ऋण चिन्ह सहित उसको लिखेंगे। मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x के वर्ग का गुणांक, इसको हम लिखेंगे क्या, ऋण 5। ये हो गया हमारा x के वर्ग गुणांक। अब इसमें देखते हैं x के वर्ग के साथ हमको क्या दिखाई दे रहा है, बटा में 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको एक लाइन पे देखिए, x के वर्ग के साथ बटा में 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 x का वर्ग, जिससे x का वर्ग गुणा 1 के साथ होगा तो हमको x का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर केवल 2 सोचेंगे, तो इसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए। तो x के वर्ग के साथ हमने इसको किस तरीके से अलग कर दिया, 1/2 के साथ, और प्लस में दिया हुआ है हमको 1। तो अब हम लिखेंगे x के वर्ग का गुणांक, x के वर्ग का गुणांक, ये हमको दिया हुआ है क्या, 1/2। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्राप्त किया। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा है
कि x के वर्ग के साथ कौन है 1/4, तो इसमें हो जाएगा x के वर्ग का गुणांक, x के वर्ग का गुणांक ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो बच्चों इस तरीके से आप x के वर्ग का गुणांक यदि पूछा जाएगा तो कहीं पर से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। मान लो इसी प्रश्न में आपको x का गुणांक पूछता है, इसमें यदि आपको x का गुणांक पूछता तो आप बाकी सबको बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आप सीधा जाते x के पास और x के साथ कौन है 3 है, तो आप देखते x का गुणांक क्या है 3 है। ऐसे ही प्रश्न हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे हम इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हल करेंगे। तो आज का काम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को पहुंचाना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के गणित के हर एक प्रश्नों का हल, वो भी उदाहरण सहित। थैंक यू।